नमस्कार। आज हम प्रोस्टार्म इन्फोसिस्टम्स के आने वाले आईपीओ की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हाँ, ये कंपनी अब पब्लिक मार्केट में आ रही है। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ ठीक-ठाक जानकारी है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी के मतलब मुख्य मोड़ क्या हैं और कौन सी बातें समझने लायक हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं आईपीओ के बेसिक डिटेल से। हाँ, सबसे पहले साइज। ये करीब 168 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू यानी कंपनी नए शेयर्स जारी कर रही है। लगभग 1.60 करोड़ नए शेयर। सही। और प्राइस बैंड तय किया गया है 95 रुपए से 105 रुपए प्रति शेयर के बीच। ओके, तो एक लॉट में 142 शेयर होंगे। हाँ, 142 शेयर्स, मतलब कम से कम 13,490 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट बैठेगा अगर लोअर प्राइस बैंड यानी 95 रुपीस को देखें तो। ठीक है। और तारीखें कब खुल रहा है इशू? इशू खुल रहा है 27 मई को और बंद होगा 29 मई 2025 को। और लिस्टिंग? लिस्टिंग की उम्मीद है 3 जून को एनएसई और बीएसई दोनों पर। अच्छा। और एक चीज जो काफी चल रही है आजकल, ग्रे मार्केट प्रीमियम, उसका क्या हाल है? हाँ, वो बात तो है। जीएमपी फिलहाल 25 रुपए के आसपास चल रहा है। 25 रुपए, यानी इशू प्राइस के ऊपर करीब 23-24% का प्रीमियम। एग्जैक्टली ये दिखाता है कि बाजार में एक शुरुआती दिलचस्पी तो है। हाँ, हालांकि ये लिस्टिंग तक बदल भी सकता है, पर एक इंडिकेशन तो है। चलिए अब जरा कंपनी के बारे में बात करते हैं। करती क्या है ये कंपनी? हाँ बिल्कुल, प्रोस्टार्म इन्फोसिस्टम्स ये 2008 में पुणे में शुरू हुई थी। अच्छा, पुणे बेस्ड। हाँ, और इनका मेन काम है पावर सॉल्यूशंस बनाना, जैसे यूपीएस सिस्टम्स, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर। और आजकल की जरूरतें भी, जैसे लिथियम आयन बैटरी पैक्स, सोलर इन्वर्टर्स। हाँ, वो भी। लिथियम आयन बैटरी पैक और सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर भी इनके पोर्टफोलियो में है। और इनके क्लाइंट्स कौन हैं? मतलब किस तरह के सेक्टर्स को ये केटर करते हैं? क्लाइंट बेस काफी फैला हुआ है, 700 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं इनके। 700 प्लस। हाँ, और बड़े सेक्टर्स शामिल हैं जैसे हेल्थ केयर, एविएशन, बैंक्स, रेलवे, डिफेंस, आईटी। अरे वाह! और कुछ बड़े नाम अगर हों क्लाइंट लिस्ट में? बिल्कुल हैं। एल&टी, टाटा पावर, बजाज फाइनेंस जैसे काफी प्रतिष्ठित नाम इनके ग्राहक हैं। अच्छा, ये तो काफी मजबूत क्लाइंट लिस्ट है। ये कंपनी की पहुंच और विश्वसनीयता दिखाता है। सही बात है। अच्छा, ये बनाते कहाँ हैं ये सब? मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कैसा है इनका? इनके महाराष्ट्र में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। अच्छा, आईएसओ सर्टिफाइड है। ओके, तीनों महाराष्ट्र में? हाँ, तीनों महाराष्ट्र में। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पूरे भारत में है। इनकी 22 ब्रांच है और 478 से ज्यादा डीलर्स का नेटवर्क है। तो प्रोडक्शन एक जगह पर, डिस्ट्रीब्यूशन काफी फैला हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं? कंपनी की कमाई कैसी है? फाइनेंशियल्स देखें तो पिछले वित्त वर्ष यानी FY24 में कंपनी ने करीब 257.87 करोड़ का रेवेन्यू किया था। 258 करोड़ के आसपास। हाँ। और प्रॉफिट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT था लगभग 22.79 करोड़ रुपए। ठीक है, और इस साल का क्या ट्रेंड है? इस साल के पहले 9 महीनों यानी अप्रैल से दिसंबर 2024 तक के आंकड़े और भी बेहतर लग रहे हैं। रेवेन्यू 268.62 करोड़ रुपए पहुंच गया है। 9 महीने में ही? पिछले पूरे साल से ज्यादा? हाँ, और प्रॉफिट भी 22.10 करोड़ हो चुका है इन 9 महीनों में। ये तो काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। मार्जिन्स का क्या सीन है? मतलब कितना बचता है कमाई में से? मार्जिन्स एक्चुअली काफी इंप्रेसिव हैं। ईबीटा मार्जिन यानी ऑपरेशनल प्रॉफिट लगभग 27% के आसपास है। 27%? ये तो काफी स्ट्रांग है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाँ, ये काफी हेल्दी मार्जिन माना जाता है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन PAT मार्जिन भी 8-9% के बीच है। अच्छा, तो ये दिखाता है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस और कॉस्ट्स को अच्छे से मैनेज कर रही है। बिल्कुल, एफिशिएंसी दिखती है इसमें। तो अब ये जो आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं करीब 168 करोड़, उसका इस्तेमाल कैसे होगा? कहाँ जाएगा ये पैसा? इसका एक बड़ा हिस्सा करीब 72.5 करोड़ रुपए तो वर्किंग कैपिटल के लिए रखा गया है। वर्किंग कैपिटल मतलब रोज के कामकाज के लिए पैसा? हाँ, डे टू डे ऑपरेशंस, इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स, वो सब मैनेज करने के लिए। लगता है इनके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा रहती है। ओके, और बाकी? करीब 17.95 करोड़ रुपए कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल होंगे। अच्छा, डेट कम करेंगे, ये तो अच्छी बात है। हाँ, बैलेंस शीट मजबूत होगी इससे। फिर 9 करोड़ रुपए एक सब्सिडरी कंपनी है, उसको पूरी तरह से खरीदने में लगेंगे। 100% ओनरशिप लेंगे। ओके, कंट्रोल बढ़ेगा। और बचा हुआ पैसा? बाकी जो बचा करीब 68.55 करोड़ रुपए वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। इसमें भविष्य की विस्तार योजनाएं वगैरह भी शामिल हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर पैसा सही जगह लगता दिख रहा है।
कर्ज कम करना, वर्किंग कैपिटल मैनेज करना और शायद ग्रोथ के लिए भी कुछ। हाँ, प्लान तो लॉजिकल लग रहा है। लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी कुछ चुनौतियां या जोखिम होंगे। क्या चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, जोखिम तो होते ही हैं। पहली बात तो ये कि वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा है, तो कैश फ्लो मैनेजमेंट इनके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है। और दूसरा, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। नई टेक्नोलॉजी आती रहती हैं, नए प्लेयर्स आ सकते हैं, तो इन्हें लगातार इनोवेट करना होगा। हाँ, कंपटीशन तो हर जगह है। और तीसरा, जैसा हमने कहा, इनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र में ही केंद्रित है, तो अगर उस रीजन में कोई दिक्कत आती है तो प्रोडक्शन पर सीधा असर पड़ सकता है। ये भी एक पॉइंट है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ जानकारी का विश्लेषण है, कोई निवेश की सलाह नहीं। बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी है। तो अब मान लीजिए लिस्टिंग हो जाती है 3 जून को, उसके बाद किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? इन्वेस्टर्स को क्या ट्रैक करना चाहिए? सबसे पहले तो लिस्टिंग डे पर ही देखना होगा कि शेयर प्राइस जीएमपी के मुकाबले कहाँ खुलता है। हाँ, वो पहला टेस्ट होगा। उसके बाद लंबी अवधि में देखें तो क्या कंपनी अपना कर्ज लगातार कम कर पा रही है? क्या उनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल बेहतर हो रही है? मतलब पैसा कितनी जल्दी वापस बिजनेस में आ रहा है? राइट। रेवेन्यू ग्रोथ की जो रफ्तार अभी दिख रही है, क्या वो बनी रहती है? और मार्जिन्स, क्या ये 27% ईबीडीआई और 8-9% पीएटी मार्जिन सस्टेनेबल हैं? एग्जैक्टली। मार्जिन पर प्रेशर आता है ये नहीं, ये देखना होगा। और साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई बदलाव या सब्सिडियरी से जुड़ी कोई बड़ी खबर, वो भी अहम हो सकती है। सही बात है। तो संक्षेप में कहें तो ये आईपीओ कंपनी को फाइनेंशियली मजबूत होने का एक अच्छा मौका दे रहा है। हाँ, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। लेकिन असली परीक्षा तो लिस्टिंग के बाद शुरू होगी कि वो बाजार की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं और इस मौके का कैसे फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, परफॉर्मेंस और बाजार की प्रतिक्रिया वही बताएगी आगे की कहानी। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है जो शायद निवेशकों को भी सोचनी चाहिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर बहुत तेजी से बदल रहा है। हाँ, खासकर बैटरी टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से। बिल्कुल, तो ये कंपनी भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे शायद नई बैटरी केमिस्ट्री या स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशंस और ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों के साथ खुद को कैसे अडेप्ट करेगी, ये सवाल इनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होगा। ये एक अहम सवाल है आगे के लिए।